नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 से बहुत सारे लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इस बार 2019 में न सही 24 में मोदी राज से छुटकारा मिल जाएगा। एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो सरकार से दुखी हैं। अब बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी में है या मैं ये कह रहा हूँ कि वो माइनॉरिटी में है। मैं इस दिशा में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा लोग मानते हैं कि मोदी जी से 2024 में छुटकारा मिल जाए तो अच्छा हो। लेकिन क्या 2024 में उनसे छुटकारा मिलने के कोई आसार हैं? आपको लगता है कि 2024 का चुनाव कुछ बदलाव लाने वाला है? जो बहुत सारे विकल्प हैं, क्या वो कहीं ना कहीं मोदी को बदलने में कामयाब होंगे, या फिर स्थितियां ऐसी होने वाली हैं जिसकी हमने कल्पना न की हो और कांग्रेस पार्टी 2024 आते आते और ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाए, अपनी इतिहास की सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में पहुंच जाए। ये जानकारियां आपको निराशाजनक लग सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर आप इस तरह के बातें सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आज मैं इसी एनालिसिस पे बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आने वाला भविष्य आने वाला ही होता है। जो भविष्य है वो किस तरफ जाता दिख रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बातचीत जारी रखते हैं। अभी जो हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से गए हैं, उसके बाद से एक बात तो माननी चाहिए कि कांग्रेस के ऊपर पूरे देश में चर्चा हुई। लोगों ने, जाहिर बात है कि ज़्यादातर लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद को इसके लिए दोषी माना, लेकिन तरह तरह का जो चिंतन हुआ, जो बातचीतें हुई, उसके बीच से एक चीज़ निकल के आई कि राहुल गांधी जैसा दिखते हैं उसके विपरीत हैं। जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, वो अक्खड़ हैं और वो किसी को अपमानित कर सकते हैं। ये बातें उन्होंने जो कही, और ये भी लगा कि राहुल गांधी के आने के बाद से सारे के सारे बड़े नेता दुखी हैं और जा रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी केवल कश्मीर में छाप छोड़ने वाले हैं और कहीं उनका कोई आधार नहीं है। और कश्मीर में भी कांग्रेस की जो दशा है वो माइनस गुलाम नबी कुछ नहीं है और प्लस गुलाम नबी भी कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन एक बड़ा मसला है कि 2024 के लिए कांग्रेस की जो चुनौती है वो कमज़ोर हो रही है, मजबूत हो रही है। आपने एक पैटर्न देखा होगा, जब बंगाल को ममता बनर्जी ने, जब मोदी जी को बंगाल में हराया, अमित शाह को बंगाल में हराया, या कहें कि बीजेपी को बंगाल में हराया। कुछ लोग कहेंगे अमित शाह मोदी का नाम मत लीजिए, चुनाव तो वही लड़े थे, वो फ्रंट पे लड़ते हैं। तो उसके बाद में हर तरफ ममता बनर्जी एक उम्मीद की किरण बन गई और सब लोग कहने लगे कि यह प्रधानमंत्री के लिए 2024 के लिए यही विकल्प हैं। उन्होंने यहाँ दौरे, वहाँ दौरे, दूसरी जगह दौरे करने शुरू कर दिए। कभी चंद्रशेखर राव सामने आते हैं, और जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार ने एक डोज दिया, अब बिहार उस तरह के हीरो बन गए और सब लोग ये कह रहे हैं और सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार ही जो है वो अगली चुनौती हो सकते हैं। पहले ममता बनर्जी के नाम पे लोग कहते थे कि भाई ममता बनर्जी जो हैं वो, उनके पीछे सबको हो जाना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। अब नीतीश के टाइम पे कह रहे हैं कि नीतीश आगे बढ़ें, समर्थन दें। लेकिन आने वाला समय ऐसा नहीं रहने वाला है। 2024 से पहले आपके सामने गुजरात की चुनौती है। गुजरात का जो संदेश होगा वो 2024 के आम चुनाव में जाएगा। अगर गुजरात बीजेपी हार जाती है तो 2024 संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और यही वजह है कि हद से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल एंड कंपनी पे अटैक कर रही है। आम आदमी पार्टी उसके निशाने पे है। अभी एक आबकारी वाला मामला आया था मनीष सिसोदिया के खिलाफ, एक और जांच शुरू हो गई है, बता दूं मैं आपको। और बहुत जल्दी उस मामले में भी ईडी और सीबीआई को घुसाया जाएगा। मतलब सिसोदिया को तो लपेटना ही लपेटना है। और वो है कि जो क्लासरूम बने हैं स्कूलों में, उसमें महंगा बनवा लिया, ज़्यादा खर्चा कर दिया, इसकी परमिशन नहीं ली गई, फूफा जी के साइन नहीं कराई, टाइप का एक बहुत सारा एक निकल के आ गया है। और बहुत सारे अखबारों में ये खबरें प्लांट कराई जाने लगी हैं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, स्पेशली अमित शाह साहब के
जो नज़दीकी लाए गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल, वो जब से आए हैं वो यही सब कर रहे हैं, रोटियां पलट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अब इसकी पड़ताल करने के आदेश दे दिए इन बिंदुओं की। भारतीय जनता पार्टी वालों से कहा एक एप्लीकेशन ले आओ, ये एप्लीकेशन लेके चले गए और उस पर जांच शुरू हो गई। केजरीवाल जो हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनको संभालना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने इस पूरे मामले को, जो आबकारी वाला मामला था, इसको उल्टा मामला बनाया बढ़िया से, और आपने नोटिस किया होगा सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी केजरीवाल को अहमियत मिलती है। वो जो बोलते हैं उस पर बातचीत होती है, उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने और सुनने को मिलती हैं। इसी तरह के बयान अगर राहुल गांधी देते हैं तो कहीं मीडिया पे दिखाई नहीं देते हैं। ये केजरीवाल का मीडिया मैनेजमेंट है और सोशल मीडिया मैनेजमेंट है जो और भी पावरफुल है। तो जो लड़ाई है धीरे धीरे करके केजरीवाल बनाम मोदी बनती जा रही है। और गुजरात के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि अब ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्ट बनाया, नक्शा बनाया, बड़ा आश्चर्यजनक है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी पदयात्रा लेकर केवल एक जगह जाएंगे, वो भी एक कोने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छू के निकल जाएंगे। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक जगह जाने वाले, इतने बड़े बड़े राज्यों में। तो वो जो स्थितियां हैं उससे ये समझना पड़ेगा कि अब केजरीवाल जिस तरह से लगातार मोदी का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को अपनी थोड़ी सी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और अभी तक के जो हालात हैं उसमें जो खाद पानी भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल को दे रही है, क्योंकि वो केजरीवाल को टारगेट कर रही है। और केजरीवाल मोदी जी के एक पक्के शिष्य की तरह उनकी हर अदा को कॉपी कर रही है। जैसे वो मिथुन चक्रवर्ती के या शाहरुख खान के डुप्लीकेट नहीं होते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं और वैसे ही करने लगते हैं। केजरीवाल उन्हीं दांव पेच को अपना रहे हैं और उल्टा मार रहे हैं। एक चीज़ उठा लेते हैं, अगर उन्होंने कोई टूट रहा है विधायक, कुछ हो रहा है, उसको एक मसला बनाया और उस पर अंधाधुंध यहाँ विधानसभा का सत्र बुला के हर तरह से हमले करने शुरू कर दिए और एक तरह से एक केस बना दिया कि हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया को डरा रहे थे और मनीष सिसोदिया को डरा के वो हमारी सरकार को गिराना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई को छोड़ा है। करप्शन पे चर्चा नहीं हो रही है, मोदी जी के कृत्य पे चर्चा हो रही है कि बीजेपी केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस पर बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी इस पर बात कर रहे हैं। इस पर बात नहीं कर रहे कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि आपने शराब के ठेके गलत दिए या सही दिए। भारतीय जनता पार्टी की जीत तब होती जब इन मसलों पे बात होती। तो यो तीसरा बिंदु है, जो केजरीवाल हैं वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं। गुजरात में उनकी गतिविधियां लगातार चल रही हैं, उनके बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उन सभी कार्यक्रमों की सूचना देश भर में सोशल मीडिया के ज़रिए जा रही है। केजरीवाल के कार्यक्रम में गए, वहाँ पे एक आदमी आ गया, कोई कुछ बेचने लग गया, बुजुर्गों ने ये कह दिया, जवानों ने ये कह दिया, सीआईएसएफ वाले ने ये कह दिया। इसके वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे पूरे देश में प्रसारित किए जा रहे हैं और एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल गुजरात में एक ताकतवर फोर्स के तौर पे आ रहे हैं और वैसे ही पॉपुलर हो रहे हैं जैसे दिल्ली या पंजाब में होते थे। और इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में बहुत बुरी हालत में पहुंचने वाली है अगर ये लड़ाई केजरीवाल बनाम बीजेपी की होती है, क्योंकि कांग्रेस के पास हर राज्य में थका हुआ नेतृत्व है। वो गुलाम नबी आज़ाद टाइप के लोग ही सब जगह हैं। हर राज्य में उनके पास में ये वो ऐसे लोग जो बिल्कुल वाघेला साहब, जिनका कोई पता ही नहीं है कि मतलब जो है वो कभी उन्होंने 2-4 साल में कुछ किया है। मुझे नहीं पता गुजरात के अखबारों में कुछ छपता है कि नहीं छपता है, बाकी देश में पता नहीं लगता। तो ये जो स्थिति है ये धीरे 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 कांग्रेस के खिलाफ बनती जा रही है। अब इस मरी मराई हालत में जो कमज़ोर कांग्रेस है, इसके ऊपर एक एक करके हमले होते हैं। कभी गुलाम नबी जाते हैं इस्तीफ़ा देके, इसके बाद कोई दूसरा आएगा। 23 हैं। अगर हर महीना 1.5 महीना एक एक इस्तीफ़ा आता रहेगा, एक एक चिट्ठी लिखता रहेगा या कुछ आरोप लगाता रहेगा, तो काउंटर करने के लिए राहुल गांधी के पास कौन है? केवल एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी।
बाकी सब तो यस जनाब, यस जनाब, यस जनाब करते रहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि भैया मैं राजस्थान में मज़े में हूँ, मेरे को यहाँ डिस्टर्ब मत करो। सचिन पायलट कहते हैं दादा जाओ ना दिल्ली, हमको राजस्थान संभालने दो। दिग्विजय सिंह एक ऐसे दिखाई देते हैं, या कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो सक्रिय रूप से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई संघर्ष करता नहीं दिख रहा है, कोई बातचीत करता नहीं दिख रहा है। तो ऐसी हालत में आपको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी? तो मुझे 24 को लेके ये लगता है कि 100% जिसकी एक पूरे भारत में, पूरे देश में जिसका अस्तित्व है, छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो कांग्रेस पार्टी तो कमज़ोर दिख रही है। उसके पास कोई लड़ने की स्थिति दिख नहीं रही है, उसकी गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, उसका कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। राहुल गांधी बीच बीच में बहुत एक हाजिरी लगाते हैं अपनी और चले जाते हैं। ट्विटर पे केवल प्रेजेंस दिखाई देती है पार्टी की, तो ट्विटर से तो वोट आते नहीं हैं। और उधर एग्रेसिवली जो बाकी पार्टियां हैं वो अपना, अगर मान लीजिए गुजरात में केजरीवाल एक अच्छा खासा अगर चुनाव जीत जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। फिर आज जो पहले ममता बनर्जी के लिए होता था, जो नीतीश कुमार के लिए हो रहा है या किसी और के लिए होता है, वो बातें फिर केजरीवाल के लिए कही जाने लगेंगी। लेकिन जो भी हो, जिसके लिए भी कही जाए, कांग्रेस के लिए तो कोई बहुत अच्छी हालत दिखाई नहीं दे रही है 2024 तक। उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कुछ सोचने और कुछ विचार करने का होगा। और ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा को कितनी अहमियत मिलती है, इनको कितना कवरेज मिलता है। इस यात्रा के पड़ाव के बीच में जिस समय चैनलों पे राहुल गांधी का भाषण आने वाला होगा, उस दौरान सिसोदिया की गिरफ्तारी, सिसोदिया का इस्तीफ़ा, केजरीवाल का दबाव जवाब, केजरीवाल का धरना प्रदर्शन, कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को अब काम करना पड़ेगा, वरना अभी के हालात के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद इनकी दिखाई नहीं देती है। कड़वी बात है, लेकिन हकीकत यही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी दिखाएं। हमारे बहुत सारे दूसरे वीडियो भी निकाल कर आप देख सकते हैं चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद।